Hello dear students, today we will talk about chapter number 1 biological molecules part 14 डिस्कस करेंगे phospholipids according to new book of Sindh textbook board Jamshoro. Let's start. Dear students, phospholipids की इंट्रोडक्शन में लिखा गया है ये जो phospholipids होते हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से बनते हैं and they are formed by the condensation of four molecules. ग्लाइसरॉल का एक मॉलिक्यूल, दो फैटी एसिड्स, एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कोलिन और एक फास्फेट ग्रुप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है फास्फोलिपिड्स में, ये फास्फोलिपिड का बैकबोन बनाता है और इसके पास तीन कार्बन होते हैं। पहले कार्बन पे एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है, दूसरे कार्बन पे दूसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है और ये दो फैटी एसिड्स फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो टेल्स बनाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, तीसरे कार्बन पे ग्लाइसरॉल के तीसरे कार्बन पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और उससे एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कोलिन जुड़ जाता है और ये फास्फेट और कोलिन मिलकर फास्फोलिपिड का हेड बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है इसका एक हेड रीजन होता है, एक बैकबोन रीजन होता है और दो टेल्स होते हैं। तो हेड कौन बनाता है? कोलिन और फास्फेट। बैकबोन कौन बनाता है? ग्लाइसरॉल। और टेल्स कौन बनाता है? फैटी एसिड्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा गया है कि फास्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं लिपिड्स के फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लिखा गया फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल सिमिलर है असाइल ग्लाइसरॉल से, जिसमें एक ग्लाइसरॉल और तीन फैटी एसिड होते हैं। मगर यहाँ पे लिखा गया है ये जो थर्ड फैटी एसिड है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसको रिप्लेस करेगा फास्फेट, and that phosphate is attached with a nitrogenous compound known as choline. देखिए dear students, this compound phospholipid is very similar to acyl glycerol. देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेड रीजन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, तो हेड रीजन में आपको एक फास्फेट का ग्रुप मिलेगा और वो फास्फेट जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कोलिन से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोलिन से। और यहाँ पे हेड रीजन बना तो हेड रीजन में आपको फास्फेट और कोलिन मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, दो फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें एक अनसेचुरेटेड होता है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, और दूसरा सेचुरेटेड होता है, कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे। तो ये दो फैटी एसिड दो टेल्स बनाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे आपको फास्फोलिपिड का एक हेड रीजन मिलेगा और दो टेल्स नजर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेल्स होते हैं वो दो फैटी एसिड होते हैं। पहला फैटी एसिड पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और फास्फेट से एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कोलिन जुड़ा हुआ है। तो एक हेड पार्ट हो गया और दूसरा टेल पार्ट हो गया। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हेड जो है उस पे चार्जेस होते हैं पोलर, और चार्जेस होते हैं फास्फेट पे नेगेटिव चार्ज, और टेल्स जो होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स नॉन पोलर होते हैं, उनके एंड्स पे चार्ज नहीं होते। देखिए जैसा कि टेक्स्ट बुक में लिखा गया था, अ फास्फोलिपिड इज सिमिलर टू असाइल ग्लाइसरॉल except that one fatty is replaced by phosphate which is attached to nitrogenous compound choline। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बैकबोन मिलेगा ग्लाइसरॉल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया बैकबोन ग्लाइसरॉल। अब देखें इसके पहले कार्बन पे ये पहला फैटी एसिड जुड़ा हुआ है जो कि पहला टेल बनाएगा, और डियर स्टूडेंट्स इसके दूसरे कार्बन पे दूसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है जो कि दूसरा टेल बनाएगा। ग्लाइसरॉल के तीसरे कार्बन पे फास्फेट अटैच्ड है और उसके साथ एक नाइट्रोजीनियस बेस कोलिन अटैच्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फास्फेट और कोलिन हेड रीजन बनाते हैं जो कि पोलर रीजन होता है, और ये दो फैटी एसिड टेल रीजन बनाते हैं जो कि नॉन पोलर रीजन होता है।
तो यहाँ पे लिखा गया है हमारे टेक्स्ट बुक में, फास्फोलिपिड कंटेन टू एंड्स, वन एंड विच इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। तो वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो नॉन पोलर टेन बना लेते हैं और वो वाटर को रिपेल करते हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं, उन पे चार्जेस नहीं होते। जबकि फास्फेट और कोलिन आपस में जुड़कर एक एंड पे हेड बनाते हैं और वो पोलर रीजन होता है, तो ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये बैकबोन है ग्लाइसरोल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। पहले कार्बन पे पहला फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे दूसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। पहला सेचुरेटेड है, दूसरा अनसेचुरेटेड है। तो ये दो टेल्स हो गए फास्फोलिपिड के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स जो कि नॉन पोलर होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट तीसरे कार्बन पे जुड़ गया फास्फेट। फास्फेट से ये जो आर ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, ये कोलिन है। इसको आर ग्रुप इस वजह से लिखा गया है, आर ग्रुप मींस वेरिएबल। तो ये कहाँ पे कोलिन होगा किसी फास्फोलिपिड में, तो कहीं पे ये चेंज भी हो सकता है। और देखें ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो फास्फेट और कोलिन का बना हुआ है, हेड रीजन। तो एक रीजन फास्फोलिपिड का वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा रिपेल करेगा। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एंड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक सेल का डायग्राम लिया और हम यहाँ से उसके सेल मेम्ब्रेन को जूम कर रहे हैं। तो जैसा ही हमने जूम किया तो हमें सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड के दो लेयर्स नजर आएंगे। यहाँ पे आपको फास्फोलिपिड का पहला लेयर नजर आएगा और यहाँ पे आपको फास्फोलिपिड का दूसरा लेयर नजर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फास्फोलिपिड के हेड रीजन को आप पोलर रीजन कहते हो। इसके पास दो टैल्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स पे बने हुए होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देते हैं फास्फोलिपिड्स, मगर आगे लिखा गया इनका एक बहुत ही वाइटल फंक्शन होता है, ये रेगुलेट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल परमिएबिलिटी को, यानी ट्रांसपोर्ट को। ये एक किस्म का बैरियर बना लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को फास्फोलिपिड के लेयर्स अंदर आने देते हैं और कुछ को अंदर आने नहीं देते, जिसकी वजह से आप और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल कहते हैं। तो देखें यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन फास्फोलिपिड कंपोनेंट। अब देखें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिपेंड करती है फास्फोलिपिड्स पे। डियर स्टूडेंट्स, द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, किसी मॉलिक्यूल को अलो करेगी, किसी को अलो नहीं करेगी। तो देखें फास्फोलिपिड्स रेगुलेट द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, फास्फोलिपिड्स रेगुलेट करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखें किस तरह, अब आपको यहाँ पे एक एनिमेशन नजर आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने जूम कर लिया, उसमें हमें दो लेयर्स नजर आ रहे हैं लिपिड बायलेयर के, कुछ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं और कुछ क्रॉस नहीं कर रहे। इसको कहते हैं सेमी परमिएबिलिटी, एंड द सेमी परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन द फास्फोलिपिड लेयर। देखें डियर स्टूडेंट्स, फास्फोलिपिड लेयर पे परमिएबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, फास्फोलिपिड्स रेगुलेट करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। कैसे? इफ यू रिमेंबर, फास्फोलिपिड्स हैव अ हाइड्रोफोबिक एंड वन हाइड्रोफिलिक। एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और दूसरा हाइड्रोफिलिक। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेड रीजन होता है, डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। दिस रीजन विल अट्रैक्ट द वाटर। मगर जो टेल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सेंटर पे होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो फास्फोलिपिड्स के पास पार्शियल हाइड्रोफिलिसिटी होती है और पार्शियल हाइड्रोफोबिसिटी होती है। हेड के पास हाइड्रोफिलिसिटी है, टेल्स के पास हाइड्रोफोबिसिटी है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल हाइड्रोफिलिसिटी हो और पार्शियल हाइड्रोफोबिसिटी हो, उस मॉलिक्यूल को डियर स्टूडेंट्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो याद रखिएगा,
ये जो एम्फी मीन्स बोथ, पैथिक मीन्स पार्ट। एम्फीपैथिक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है जिसका एक रीजन हाइड्रोफिलिक है और दूसरा हाइड्रोफोबिक है। इस वजह से सेमी परमिएबिलिटी क्रिएट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देखें किस तरह। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे दो रीजन्स नजर आएंगे, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये जो हेड है डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और पढ़िएगा हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड इंटरेक्ट्स विद द वाटर। मगर ये जो टेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, द टेल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड हेट वाटर। अब जो दो लेयर्स आपको नजर आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपर लेयर के हेड्स हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, दे आर फेसिंग आउटवर्ड, पानी की तरफ ये फेस करते हैं। और ये जो टेल्स हैं वो बीच में होते हैं, दे फेस इनवर्ड, दोनों लेयर्स के। और फिर ये जो नीचे वाला दूसरा लेयर है उसके हेड्स भी पानी की तरफ फेस करते हैं। सो द टेल्स आर ओरिएंटेड आउटवर्ड एंड टेल्स आर ओरिएंटेड इनवर्ड। देखिए अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको हेड रीजन्स कहाँ पे नजर आ रहे हैं। हेड रीजन डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आएंगे यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। सो हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस आउटवर्ड, और डियर स्टूडेंट्स आउटवर्ड वाटरी मीडियम में, तो ये पानी को फेस करते हैं। अगर हम टेल्स की बात करें तो हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस इनवर्ड। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, दोनों लेयर्स के टेल्स इनवर्ड है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है तो पहले वो पानी से आएगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स को फेस करेगा। अगर ये उसको अलो कर भी देते हैं, अगर वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। वो जो दूसरा पार्ट है वो तो हाइड्रोफिलिक नहीं है, यहां से वही मॉलिक्यूल आगे क्रॉस कर सकेगा जो डियर स्टूडेंट फैट सॉल्युबल होगा, जो फैट सॉल्युबल होगा। देखें किस तरह। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको हाइड्रोफिलिक हेड्स नजर आ रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस आउटवर्ड, और यहाँ पे आपको टेल्स नजर आ रहे हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस इनवर्ड। अब देखें डियर स्टूडेंट्स ये हाइड्रोफोबिक सेंटर पे आ गए, दोनों टेल्स सेंटर पे आ गए, इनसे वही मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा जो फैट सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पे पढ़िएगा, बिकॉज द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक, anything dissolved in water soluble can pass through। यहां से अगर कोई वाटर soluble मॉलिक्यूल क्रॉस हो भी गया तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि ये जो टेल्स होते हैं वो एक बैरियर बना लेते हैं। तो यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल आगे जाएगा, वही जाएगा जो फैट soluble होगा। However, if a molecule is fat soluble and small enough, it can dissolve in the membrane and can pass through। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वही मॉलिक्यूल आगे जाएगा जो फैट सॉल्युबल होगा। तो ऐसे जो दो लेयर्स होते हैं फास्फोलिपिड्स के, वो सेमी परमेबिलिटी क्रिएट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।